के लिए आइए तब तक स्वागत किया जाए दो खास मेहमानों का। तैयार है हमारे साथ पालविया साहब, तैयार है हमारे साथ सेठी साहब। वक्त है आपके लिए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। सेठी साहब सुप्रभात, करें शुरुआत आज की आपकी लॉन्ग टर्म पिक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, पावर सेक्टर्स को कैटर करने वाली कंपनी है, दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है होंडा पावर, जो कि अभी 1500 के आसपास कंपनी ट्रेड करती है, स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी पोर्टेबल जनरेटर्स, फिर वाटर पंप्स, इंजन और टिलर्स बनाती है। कंपनी जानी जाती है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के लिए। एक बहुत ही दमदार मैनेजमेंट है। एमएनसी कंपनी है होंडा पावर, जो होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड जापान, वो इस कंपनी में अराउंड 67% स्टेक ओन करती है। कंपनी के भारत से अराउंड 59% सेल्स आते हैं, एक्सपोर्ट से आते हैं 41%, जिसमें भी 35 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। भारत में भी एक जबरदस्त नेटवर्क है 600 डीलर का। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स जो कि अपने हाइट से इस बाजार के मेल्टडाउन में अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं, इस पर खरीदारी करनी चाहिए। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है इसमें 9 से 12 महीने में 2000 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो इस स्टॉक में आज लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह। ओके, ये है आपके लिए होंडा पावर, पहला स्टॉक जहां पर 2000 रुपए तक के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म में करनी है आपको खरीदारी। पालविया साहब सुप्रभात, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक में स्टॉक रहेगा प्राज इंडस्ट्री। अगर ये स्टॉक का मंथली सेटअप देखें, एक लॉन्ग टर्म सेटअप को अगर हम एनालाइज करें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अगर मंथली सेटअप पे देखें तो स्टॉक में 7 से 8 मंथ के एक सपोर्ट बेस के आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नियर टर्म में जरूर एक करेक्शन हमने देखा है स्टॉक में, लेकिन इसके मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म सेटअप बने हुए, ये एक अपॉर्चुनिटी है करेक्शन में ये स्टॉक को वापस बाय करने की। हम एक्सपेक्ट करें लॉन्ग टर्म में इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 415 से लेके 430 तक की अपसाइड के टारगेट यहां से आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर कोई वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो भी ऐड करेंगे। 305 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और 415 से 430 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्री पे बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। लॉन्ग टर्म के लिए प्राज इंडस्ट्री में करें खरीदारी। 305 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट बताएं सर। 415 और 430। 415 430 के टारगेट के। आइए बग्गा साहब हमारे साथ तैयार। बग्गा साहब, डर ये लग रहा है कि फिर से मतलब मंदी वाली बातें हो रही है। आयरन और आपका गिर रहा है, मेटल्स आपके गिर रहे हैं, कच्चा तेल नीचे आ रहा है, तो अब क्या करें? इनकी वजह से महंगाई कम होगी, खुशी मनाएं, या दुनिया मंदी में जा रही दुखी हो? कौन सी इमोशन पे करना है वो तो बताओ सर। बहुत मुश्किल है अनिल जी। बट देखिए, फंडामेंटली कुछ अच्छा ढूंढना मुश्किल हो रहा है इस मार्केट में, क्योंकि अब मैं भारत को साइड में रख रहा हूं, विश्व की बात कर रहा हूं पहले। क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जब इतनी तेजी से टाइटन कर रहे हैं और लिक्विडिटी निकाल रहे हैं, अब इन्फ्लेशन जो है वो काफी एम्बेड हो गई। इन्फ्लेशन का जब भाप निकलेगी तो वो एसेट प्राइसेस को भी साथ लेके जाएगी। ऑलरेडी हो गया 20-30% करेक्शन आ गया अमेरिकन मार्केट में, टेक्नोलॉजी मार्केट में 30 से ज्यादा है, ब्रॉडर मार्केट में 20-22% करेक्शन आ गया है। बट यहां से और 10-20% आराम से निकल सकता है जब ये सेंट्रल बैंक्स की टाइटनिंग का इंपैक्ट आने लग जाएगा। यूएस हाउसिंग देखिए जो चलाती है उनकी इकोनॉमी को, -14% हुआ मई का स्टार्ट्स, और ये था जब 2 बारी रेट हाइक हुए थे। अब जून के रेट हाइक के बाद देखते हैं क्या होता है। बट जो उनके मॉर्गेज के रेट हैं जो 3% पे चल रहे थे 6% पे आ गए हैं, और बहुत मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड ऐसे हैं जो अब अफोर्ड नहीं कर सकते मॉर्गेज को 6% पे। तो ये याद रखिए 50% अमेरिकन पॉपुलेशन ऐसी है जिसके जेब में $50,000 भी नहीं है, जिसके अकाउंट में $50,000 भी नहीं है। तो ये जब मनी का टाइटनिंग होता है इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आता है। रही बात भारत की, कोई भी आप आंकड़े देखिए, भारत में ग्रोथ है, 6 से 7% ग्रोथ है भारत में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो हैं गुड्स के, उनको जरूर प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि खपत कम होगी गुड्स की। बट जो सर्विसेज वाले हैं, आईटी जैसे है, वहां आउटसोर्सिंग बढ़ती है। वो हमने 2008 में भी देखा था, उसके बाद बहुत अच्छी तरह चले थे। तो भारत गिरेगा
दुनिया के साथ ही, क्योंकि वो तो फ्लोज पे डिपेंडेंट है, जब एफआई फ्लोज निकलते हैं, और साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो वो बेच के जाएंगे, तब हम गिरते भी हैं साथ में, बट हम इतने नहीं गिरे, रेजिलियंट रहा है क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। कंपनीज ने पिछले 10 साल में मेहनत की है कि डेट लेवल्स बहुत कम हो गए हैं कंपनीज के। अब हमें क्या खरीदना है, चुनने हैं क्वालिटी स्टॉक्स, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी के स्टॉक्स, सेक्टर्स ऐसे जो कि अगर ग्लोबल आपका स्लो डाउन आता भी है तो वो चलते रहेंगे। तो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर देखने पड़ेंगे इस माहौल में। अभी नॉन साइक्लिकल भी करना पड़ेगा क्योंकि साइकिल भारत की बेटर है दुनिया से, बट इतनी तेज नहीं चलेगी, 10% वाली साइकिल नहीं चलेगी आपकी, तो आपको थोड़ा नॉन साइक्लिकल में भी जाना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, 2 से 4 अगस्त को आरबीआई मीट करता है, तब तक 1.5% यूएस के रेट बढ़ चुके होंगे, उनके हाथ बंधे होंगे कि फिर से 50 बेसिस पॉइंट हाइक करे आरबीआई। 4 तारीख को हमें अनाउंसमेंट दिखेगी। तो ये सब सोच के अभी साइड पे बैठने का टाइम है। ट्रेडिंग करिए, जो विश्वेश जय बोल रहे थे, ट्रेडिंग डिफरेंट है, बट इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी 3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मुझे अगले 6 महीने 1 साल बहुत साइडवेज मार्केट रहता है, बहुत मुश्किल है ऑप्टिमिस्टिक विश्लेषण करना इस माहौल के मार्केट में। मैं कहूंगा थोड़े चौकन्ना रहिए। भारत फिर भी बेटर परफॉर्म करेगा विश्व के मुकाबले, इकोनॉमी बेटर है और हमारी कंपनियों की भी तंदुरुस्ती भी बेटर है, बट फ्लोज से हमें लिंकेज हो जाता है। वो हमने 2008 में देखा था, जब सब कुछ गिरता भारत भी गिरेगा। रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेगा भारतीय बाजार, बट अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर होंगे तो भारत के बाजार भी कमजोर हो सकते हैं। ट्रेडिंग बाउंस बैक आएंगे, बट नए निवेश के लिए आप चाहें तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ और बातों पर भी करनी है बग्गा साहब से चर्चा, उससे पहले जय के पास चलते हैं एक कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। Deep, पहले तो thanks to Vishwesh, and definitely more than friends we are like brothers. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया कॉल था विश्वेश का। बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छी रिकवरी वहां पे देखने मिली है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी नोटिस करने मिली है निफ्टी पर दीप, वो ये है कि अगर आप देखें तो फ्यूचर्स ने उसका लो ब्रेक किया, 211 का लो था फ्यूचर्स का निफ्टी में एंड प्रीवियस लो, और वहां पे 202 का लो बना। और जो एंटीसिपेट मैं कर रहा था कि निफ्टी का प्रीवियस लो सिमिलरली स्पॉट में ब्रेक होगा, जिसके कारण हमें थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ एक मोमेंटम देखने मिलेगा, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्जेंस हमें देखने मिला, जहां पे निफ्टी फ्यूचर्स ने प्रीवियस लो ब्रेक करके फ्रेश लोस बनाया, स्पॉट निफ्टी ने नहीं बनाया, और उसके बाद एक शार्प आपको रिकवरी देखने मिली। और जब ऐसा होता है दीपांशु, यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको देखने मिलता है स्पॉट और फ्यूचर्स में, तब आपको एक रिकवरी जब होती है तो आपको एक फर्दर मूव देखने मिलता है। इसीलिए मैंने एग्जिट करवा दिया वो पुट ऑप्शन 124 पर, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाई साइड पर या तो लॉन्ग साइड पर आपको एक ट्रेड लेना चाहिए, विच कैन बी कॉन्ट्रा ट्रेड, जो जहां पे भी निफ्टी नेगेटिव है 12-13 पॉइंट। सो अभी आपको दी थोड़ा मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉल ऑप्शन निफ्टी का जो रहेगा 15,400 का, विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड 107 राइट नाउ। यही आप खरीदे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू लगाना होगा 61 का, 61 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 107 पर खरीदे। यहाँ पे आपकी जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं दैट इज 174 एंड सेकंड टारगेट विल बी 205। सो 174 और 205 ये दो टारगेट्स के लिए, और ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉप लॉस रखना, कीपिंग इन माइंड द वोलेटिलिटी टुडे, फॉरेन मार्केट्स बंद भी है तो वोलेटिलिटी रह सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सिंस रिकवरी आई है आफ्टर दिस डाइवर्जेंस, सो आपको एक अपमूव शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो जय, जो पुट का कॉल था वो फिर बंद कर दें और अब इसमें शिफ्ट हो जाना है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली परफेक्ट। वो 124 पर मैंने एग्जिट करने की ऑलरेडी सलाह दी है वहां पे, तो वहां पे एग्जिट करके आपको ये कॉल ऑप्शन में फ्रेश पोजीशन बनानी है। चलिए, तो अब कॉल में शिफ्ट हो जाइए। रिकवरी के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं। विश्वेश जी और जय दोनों का कन्विक्शन है 15,400 की कॉल अब आपको खरीदनी है, 107 के लेवल पर ये खरीद कर चल सकते हैं आप। आइए एक दो 10 की कमाई की कॉल्स भी ले लें, काफी सारे व्यूज आना बाकी हैं। जैन साहब से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल टेगा इंडस्ट्रीज एक गजब की कंपनी है। अगेन
अभी रिसेंटली आईपीओ आया था इस कंपनी का और 443 453 का बैंड था, प्राइस बैंड, और उसके आसपास आज 463 में ये अवेलेबल है और 219 टाइम ये स्टॉक ओवर सब्सक्राइब हुआ था और लिस्टिंग भी 760 रुपए पे हुई थी, 68% प्रीमियम। यानी कि इतनी बेहतरीन लिस्टिंग के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन है। 28 मार्च को मैंने ये स्टॉक को जेम्स के जेम्स में भी कवर किया था और उस दिन भी मैंने यही कहा था कि 400 एक अच्छा खासा लेवल है जो एकदम बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। और आज भी देखिए इतना मार्केट क्रैक हुआ है, स्टॉक्स बहुत टूटे और इनफैक्ट आज तो बहुत बड़ा क्रैक है कई स्टॉक्स में मैं देख रहा हूं। तो ये स्टॉक अभी भी वहीं के वहीं मेंटेन्ड है, 463 रुपए के लगभग भाव है, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ये स्टॉक। और एक और अच्छी चीज जो अब मैं बताना चाह रहा हूं इसके बारे में, ये वर्ल्ड क्लास कंपनी है, एक एमएनसी के साथ ये स्टार्ट हुई थी। इनफैक्ट स्केगा बोल के एक कंपनी हुआ करती थी, 2001 में उनका मोहन का फैमिली ने पूरा स्टेक ले लिया था और 1976 के बाद से काफी ग्रो करती हुई आई है कंपनी और वर्ल्ड क्लास कंपनी बना दी इन्होंने। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स में, जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स से लोग बनाते हैं और काफी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और अच्छा खासा एक्सपोर्ट का बेस है। 70 करीब कंट्रीज में 1700 जनों का वर्क फोर्स है और इस क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया था। तब तक मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए थे जब मैंने जेम्स दिया था, तो 2021 में 41 करोड़ का पैट था, उसके सामने 49 करोड़ का पैट है मार्च 2022 में। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है और 570-590 का टारगेट लगाए है आपके लिए खरीदारी करने की राय 10 की कमेंगे। जैन साहब, ये जो अपने धन्यवाद देने वाला सिस्टम है जो दूसरे एक्सपर्ट को, इसको क्या मतलब सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट तक ही लागू रखा जाता है या फंडामेंटल्स भी इसमें शामिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, फंडामेंटल्स भी होते हैं सबको। ये किसी ने दिया इसको कवर किया अनिल जी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, खाली लेने में ध्यान रखो, किसी ने किया तो मतलब क्या आपको भी देना है? सेठी साहब ने पक्का किया होगा, कलकत्ता की कंपनी है। अरे गजब कर रहे। अरे उधर उनको राजेश पालिवाल साहब को धन्यवाद दीजिए, प्राज इंडस्ट्रीज आपका शुक्रवार का के लिए। यस अनिल जी, परसों इनफैक्ट मैंने जेम स्टॉक में दिया था और आज पालविया जी ने दिया, सो थैंक यू सो मच। पालविया जी से कंप्लेंट भी है, सैटरडे को ये जयपुर में थे और अनिल जी हमें बिल्कुल भी याद नहीं किया। तो आपने कौन सा किया? आपने भी तो नहीं किया ना, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। अब नाराजगी दोनों की दूर, सेमिनार करके गए दोनों की नाराजगी दूर। आपने भी याद नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, याद न करने पर मुझे याद आया अनिल जी कि आप भी अनिल जी कल जन्मभूमि में पाए गए थे अनिल जी। किसकी जन्मभूमि? आपकी? कोलकाता? मेरी जन्मभूमि अनिल जी, कलकत्ता। अरे बिल्कुल, तो मैं तो कल पाया गया था। सेठी साहब अभी भी वही पाए जाते, सेठी साहब अभी भी वही है। अगर आपको वहां से कुछ मंगवाना हो वहां से नहीं, मैं इसलिए मुझे पता था यही आएगा। तो सेठी साहब अभी आज शो कोलकाता से ही कर रहे हैं, तो सीधे डायरेक्टली सेठी साहब को डीएम करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सबकी सेठी साहब को डीएम करें। डीएम और संदेश दोनों चाहिए थे। हाँ, आपका संदेश सेठी साहब को मिल गया। सेठी साहब को कौन सा संदेश आपको भेजना है वो आपको भिजवा देंगे। आइए, तब तक जल्दी से पोजिशनल पिक्स ली जाए एक बार। राजेश जी बताएं सर, आज की पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी वोल्टेम ट्रांसफार्मर। ये स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक भी अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो स्टॉक में एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला और जो ब्रेकआउट के बाद पिछले 3 हफ्तों से स्टॉक वो रेंज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। इतने वॉलेटाइल मार्केट में ये स्टॉक में जिस तरीके से एक स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और एक सस्टेन बाइंग हायर साइड पे बनते हुए दिख रही, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। तेजी में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में आना चाहिए, करीब 2670 से लेकर 2700 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते। तो 2530-32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर 2500 तक भी ये करेक्ट होता है तो भी ऐड करें। स्टॉप लॉस रखें करीब 2460 का, स्टॉप लॉस टारगेट रखेंगे हम करीब 2700 तक के। तो पोजिशनल टारगेट होगा वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर 2700 का। 2700 के टारगेट के लिए वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर में करें खरीदारी। आइए, सेठी साहब से भी ली जाए उनकी पोजिशनल पिक। लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें पसंद आया था होंडा पावर। सेठी साहब, जब तक पालिया साहब बात कर रहे थे, अपनी पोजिशनल पिक दे रहे थे, आपने संदेश भेज दिया कुणाल जी को? अनिल जी, संदेश कुछ तो भेजा है, लेकिन बॉम्बे भेजा ना अनिल जी। अरे तो दिल्ली है कुणाल जी। अरे सेठी साहब, हमारी ट्रेनिंग कोई काम की नहीं, इतने टाइम में क्या सीखे फिर आप?
करो ना जल्दी, संदेश का मतलब मैसेज। अच्छा अभी भेज देता सॉरी। उन्होंने वो संदेश नहीं मांगा है, संदेश मांगा है। टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, जो वाला मैसेज भेजना भेज दो, सस्ते में काम निपट रहा है, आप काम लंबे चौड़े में लगे हो। बताइए सर, पोजिशन नहीं बिल्कुल, संदेश तो मैं अभी भेज दूंगा कुणाल जी को। और बाकी अनिल जी, अभी जो संदीप बता रहा था तेगा इंडस्ट्रीज, वो मैंने कुछ ही दिन पहले रिकमेंड किया है, एक शानदार कंपनी है। ही वाज राइट कि मैंने भी इसको अभी हाल ही में रिकमेंड किया है। चूंकि मैं आज कोलकाता में हूं तो डेट और टारगेट और जो लेवल्स थे वो मुझे अभी पता नहीं है, बट इट्स अ गुड स्टॉक। अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल पिक है, टेक्सटाइल स्टॉक है, सियाराम सिल्क मिल्स। देखिए, टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी इस जो मेल्टडाउन में काफी गिरावट हुई है, ये स्टॉक भी अपने जो रिसेंट हाइज है 700 के हाइज है वहां से करेक्ट होकर 525 के आसपास स्टॉक आ गया। बट एक जबरदस्त कंपनी है विद इन द टेक्सटाइल स्पेस, जो कि फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, और कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे नेक्स्ट है, मार्क्स एंड स्पेंसर, फिर केल्विन क्लाइन, इन सबको कैटर करती है। फिर होम फर्निशिंग्स का भी एक बड़ा ब्रांड है, कैसा मोडा नाम का इनका ब्रांड है, जिसके करीबन 1000 से ज्यादा भारतवर्ष में रिटेल आउटलेट्स है। बाकी टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा कर रहा है, जिस तरह से पीएलआई स्कीम मिली हुई है, चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, और इस कंपनी ने तो एडवर्टीजमेंट में भी अच्छा खासा ध्यान दिया। रणवीर सिंह इनके ब्रांड एम्बेसडर है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डेट इक्विटी रेशियो 0.10, जो इस तिमाही के नतीजे थे वो भी शानदार थे। फिर FIS भी अराउंड 12.5% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसमें DSP प्रोमिनेंट है। तो इस स्टॉक में पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 560 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 510 रुपए का। ओके, तो ये आपके लिए सियाराम सिल्क हमारा SIP स्टॉक भी रह चुका है, जबरदस्त रिटर्न्स आए हैं और टेक्सटाइल्स में आपको फिर से खरीदारी का मौका भी मिल रहा है। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स पर लेनी है एक्सपर्ट्स की राय, बग्गा साहब से भी करनी है कुछ और बातचीत। आइए उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई, और थोड़ा ऊपरी स्तरों पर वापस बाजार पर दबाव आ रहा है। 15,300 के ऊपर टिकने के लिए निफ्टी को थोड़ी परेशानी आ रही है और बैंक्स भी थोड़ा फिसलते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर से फिसला है। दोनों तरफ का एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ज्यादा इस बाजार में दिख रही हैं। आइए 10 की कमाई लेनी है हिमांशु जी की तरफ से अगली। हिमांशु जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। तो दीपांशु देखिए, 10 की कमाई के लिए एक मिड कैप स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है CG पावर। देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन में ये स्टॉक रहा है, और जबरदस्त तेजी के बावजूद स्टॉक में जो गिरावट है, जो वॉलेटिलिटी है, वो काफी कम है इस बाजार की करेक्शन को देखते हुए। और अब ये स्टॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन के पास है, जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अच्छी सपोर्ट्स हैं 150-155 के आसपास। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पर 163 रुपए का करंट लेवल है, यहां पर एक्यूमुलेट करके चलने की सलाह रहेगी। 160-150 के जोन में इसको पोजिशनली एक्यूमुलेट करें स्टैगर्ड वे में। मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है, बहुत अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जैसे ही बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी सबसाइड होगी, बाइंग रिज्यूम होगी, ये स्टॉक फिर से नए हाइज बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो CG पावर मेरी तरफ से एक पोजिशनल 10 की कमाई के लिए एक आइडिया है। अगर चाहे तो एक क्लोजिंग बेसिस पर 140 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। तो ये है आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर CG पावर में खरीदारी करने की राय। टारगेट तो बताओ सर। अनिल जी, टारगेट 200-210 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी ऊपर के टारगेट्स इसमें आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए CG पावर वो स्टॉक खरीदारी करने की राय। आज होंडा पावर अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब को पसंद आया था। अच्छा, इससे याद आया, बग्गा साहब से भी एक सवाल मुझे पूछना है। बग्गा साहब, ये काफी लोग बाजार में बातें कर रहे हैं कि एक तरह से इस रशिया यूक्रेन वाले मामले में चीन और रशिया ने मिलकर अमेरिका और बाकी यूरोप के देशों को धो दिया, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया की तो करेंसी मजबूत है, उनके फॉरेन रिजर्व भी अच्छे हैं, उन पर कोई खास फर्क पड़ता हुआ दिख भी नहीं रहा। तो क्या ऐसा समझना ठीक है, और इससे ग्लोबल मार्केट्स पे कोई असर आगे चलते हुए लॉन्ग टर्म में आपको पड़ता हुआ नजर आता है? नई एक्सिस निकल के आई है रशिया और चाइना की। जब बाइडेन एशिया में थे तब उस टाइम पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं इन्होंने। तो रशिया तो अब अगर न्यूक्लियर हटा दिया जाए तो रशिया बहुत छोटा देश है पॉपुलेशन वाइज और इकोनॉमी वाइज। यही है कि 1500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास, तो एक पुरानी सुपर पावर है। बट इससे सहमत हूं एनालिसिस से अनिल जी के रशिया ने ज्यादा अच्छा खेले अपने कार्ड्स, और अब जैसे जर्मनी को पिछले हफ्ते गैस का वितरण उन्होंने स्लो कर दिया, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है पाइपलाइन, उसमें 40% कैपेसिटी पे
उन्होंने सिर्फ गैस को डाला। तो जर्मनी के पावर मिनिस्टर ने कहा कि कोयले के प्लांट्स हम फिर से खोल रहे हैं। जर्मनी ने गलती क्या की कि न्यूक्लियर प्लांट्स अपने सारे बंद कर दिए थे। जब जापान का सुनामी का हादसा हुआ था उसके बाद जर्मनी ने अपने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर दिए थे। फ्रांस में न्यूक्लियर पावर है तो उन पे इतना असर नहीं है। तो ओवरऑल रशिया और चाइना को जरूर इसमें स्ट्रैटेजिक एक जीत हासिल होते दिख रही है। अमेरिका ने जरूर ट्राई किया कि रशिया को बिल्कुल इसको एम्ब्रॉयल कर दिया जाए और यूक्रेन इतना देर टिक सका है क्योंकि उसके पीछे नेटो की सारी फायरिंग पावर थी। बट ओवरऑल स्ट्रैटेजिक सेंस पे रशिया और चाइना ने जीता है। बाजार पे क्या असर आता है? एक तो होता है कि पूरा विश्व दो पलड़ों में अब कट जाता है, तो कोल्ड वॉर का टाइम फिर से आ जाता है। अभी यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था 1990 के बाद 2021 तक। आप कह सकते हैं कि अमेरिका एक यूनिपोलर पावर था और उसके आसपास सब थे। अब ये दो हिस्सों में देश बंटते हैं। स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा जाएंगे क्योंकि यूएस का ज्यादा आइसोलेशनिज्म है और यूरोप के पास क्षमता नहीं है, ना उनके पास मिलिट्री है ना उनके पास क्षमता है इम्पैक्ट करने की। यूएस ही था सुपर कॉप दुनिया का और वही देख रहे हैं मिडिल ईस्ट। इसलिए बाइडेन अगले महीने मिडिल ईस्ट भी जा रहे हैं क्योंकि चाइना और रशिया उधर ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। स्पेशली सीरिया को जिस तरह से रशिया ने स्टेबलाइज किया, ओबामा की पॉलिसी थॉट आउट नहीं थी, उन्होंने जस्ट डिस्ट्रॉय किया, जैसे लिबिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट उधर कुछ निकल के नहीं आया। जो इराक में किया सद्दाम हुसैन को हटा के, उसके बाद कुछ निकल के नहीं आया, उसमें आइसिस निकल आया और जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। तो रशिया ने सीरिया को संभाला जाके, रशिया ज्यादा स्ट्रांग हो गया मिडिल ईस्ट में। तो अब यूएस को काफी अब इसको ओवरटेक करना है। एक है कोल्ड वॉर 2 शुरू होती है, दूसरा डीग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमिक सेंटर्स हो जाएंगे जो आपस में ट्रेड करेंगे और कोशिश रहेगी चाइना से कम करें। भारत के लिए फायदा है बिकॉज चाइना +1 और स्ट्रांग हो जाएगा। तो भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और भारत चाइना के संबंध भी इतने अच्छे नहीं है। होपफुली वेस्टर्न नेशंस जागेंगे और देखेंगे कि भारत को एक बहुत सक्षम देश बनाया जा सकता है जो उनका सप्लायर ऑफ चॉइस बन सकता है, रिलायबल पार्टनर बन सकता है। तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा इस तौर से। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा युद्ध का जो विश्लेषण है और उसका इकोनॉमी पर और बाकी सभी देशों पर विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब समय देने के लिए और पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ग्लोबल मार्केट्स का। बाजार फिर से थोड़े 15,300 के आसपास आने के बाद हल्के होते दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पे अब सिर्फ 15 पॉइंट ही ऊपर बचे, तो ज्यादा तेजी वहां पर भी नहीं दिख रही। यही वजह कि थोड़ा मिला जुला सा कारोबार आपको नजर आएगा। आइए शॉर्ट टर्म फिक्स लेने का वक्त है, तो पालवे साहब बताइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी एलजी इक्विपमेंट। ये स्टॉक में देखें तो ये स्टॉक भी अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो नियर टर्म चार्ट पे इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके सेटअप बने डेली और वीकली सेटअप पे, हमें लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा करते हुए दिख सकता है। 387 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 430-440 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर 3-4 रुपए और भी टिप लेता है तो भी ऐड किया जा सकता है। 372 का स्टॉप लॉस रखेंगे और एलजी इक्विपमेंट बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ से 430-440 के टारगेट के लिए। एलजी इक्विपमेंट पर खरीदारी की राय है पालविया साहब की तरफ से। शॉर्ट टर्म के लिए 430-440 का होगा टारगेट। आइए ली जाए 10 की कमाई की पिक विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी बताएं आपकी 10 की कमाई का आइडिया सर। दीपांशु, मेरी ओर से जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो है HDFC AMC 177475 के आसपास चल रहा है NSE कैश में। ये स्टॉक ओवरऑल अगर देखें तो एक बहुत ही डिसअपॉइंटर और मार्केट ड्रैगर रहा है। मतलब इसने ओवरऑल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन अभी लास्ट वीक में मतलब अर्ली जून में इसमें ऑलमोस्ट 6 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हुआ था अराउंड 1800-1900 लेवल। उसके बाद में जो फॉल आया है उसमें उतना वॉल्यूम नहीं है। अलॉन्ग विथ मार्केट उसने अपने लोज भी नहीं तोड़े हैं और फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा डेटा पैटर्न भी बना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग पुल
बैक की सिचुएशन बन रही है और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है. Pedigree of the company and the quality of the management is undoubtedly good, but at the same time technical is also coming to a point जहाँ पे आप रिस्क वापस ले सकते हो. तो 1775 के आसपास चल रहा है. 1685 मतलब 100 रुपीस का स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है यहाँ पे पहला टारगेट 1940 और दूसरा टारगेट 2050 ये होना चाहिए. तो HDFC AMC खरीदने की राय है with a view of 3 to 5 weeks, stop loss of 1670, target of about 2040 on the upside. 2040 के टारगेट के लिए HDFC म्यूचुअल फंड में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से. आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक की शॉर्ट टर्म पिक बाकी है सेठी साहब की होंडा पावर सियाराम सिल्क के बाद. बताएं सर. नहीं बिल्कुल अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है जिस सेक्टर पे मैं हाल ही में काफी बुलिश रहा हूँ. स्टॉक का नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो कि अभी 2180-85 के लेवल पे ट्रेड करता है. ये कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है जो कि प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है और ये कंपोनेंट्स बनाती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए और इंजीनियरिंग सेगमेंट्स के लिए. बहुत ही दमदार कंपनी है, मार्केट क्लाइंट लिस्ट है और कई सारे प्रोडक्ट्स में एक मार्केट लीडर है. और फिर हाल ही में इन्होंने वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए स्टोरेज सॉल्यूशन के सेगमेंट में भी फोरे किया है, जहां से बहुत अच्छे ऑर्डर्स, बहुत अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है. फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 19.5%, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.63 और बाकी FIHDAs भी अच्छी खासी 18.4% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें मिरे एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्को, ABSL, टाटा और HSBC है. फिर IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी इस कंपनी में 4.79% स्टेक ओन करता है. मुझे लगता है ये स्टॉक भी जो अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ, 2700-2800 का हाइट्स थे, अब वापस चलने के लिए तैयार है और आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बाय इनटू दिस स्टॉक. मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 2250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 2160 रुपए. तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यहाँ पर करनी है खरीदारी. अगेन ऑटो स्पेस से इस बाजार को फिर भी थोड़ा सहारा मिल रहा है और उसी स्पेस से एक कंपनी जो सेठी साहब के है रेडार पर. तो ये तो रही आपके लिए कुछ बेहतरीन एसपीएल मिड कैप पिक्स. बट बाजार के एक दिग्गज निवेशक हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में काफी सारा चर्न करा है और उसकी वजह से हमने देखा है काफी सारे स्टॉक्स में उतार चढ़ाव भी आपको बनते हुए दिखाया. राकेश झुंझुनवाला साहब हाल ही में कई सारे शेयर्स में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बदली है. आइए समझते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करा है. वरुण बताइए क्या किए हैं इन्होंने कुछ रिसेंट बदलाव. डेफिनेटली दीप, तो बदलाव तो काफी सारे किए, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस में जो था ना वो है डेल्टा कॉर्प, जहां पे लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं. इनफैक्ट इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में दिया है कि नवंबर 2016 में इनके पास इस कंपनी के 10.275% के आसपास के स्टेक थे और अक्टूबर 2017 से लगातार ये बेचते जा रहे हैं. 27 मई 2022 तक इन्होंने करीब करीब 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी बेची थी. वहां भी करीब करीब 7.5% के आसपास की हिस्सेदारी इनके पास थी, लेकिन तब से अब तक भी अगर आप देखेंगे तो लगातार ये डेल्टा कॉर्प में हिस्सेदारी बेच रहे हैं और अब हिस्सेदारी जो है वो घट के केवल 1.25% के आसपास रह चुकी है. पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 57 लाख शेयर जो है इन्होंने इस कंपनी में बेचे. तो ये एक स्टॉक है जिसमें लगातार हिस्सेदारी ये घटाते जा रहे हैं और इसके चलते आप इंपैक्ट भी देख रहे हैं. लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी कंपनियां जहां पे इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है. अगर आप देखेंगे जून क्वार्टर के अभी तक आने डेटा बाकी है, लेकिन मार्च क्वार्टर तक जहां पे घटाई थी उसमें टाइटन TV18 था जहां पे हिस्सेदारी इन्होंने अच्छी खासी घटाई है. इसके अलावा इंडाबुल्स रियल एस्टेट में इन्होंने हिस्सेदारी घटाई है. एस्कॉर्ट्स और सेल इन सब में इनकी 1% के ऊपर की हिस्सेदारी थी. अगर अभी आप जाके शेयर होल्डिंग देखेंगे तो वहां पे इनकी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं दिखती है. कुछ स्टॉक्स जहां पे हिस्सेदारी बढ़ाई है उसमें इंडाबुल्स हाउसिंग है 1.08% से बढ़ा के 1.28. कैनरा बैंक और जुबिलेंट फार्मोवा ये वो स्टॉक्स है जहां पे हिस्सेदारी बढ़ाई है. इनफैक्ट वोकार्ड और इंडियन होटल्स को भी अगर आप देखेंगे तो इन स्टॉक में आप एज पर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि शेयर होल्डिंग कम हुई है, लेकिन स्टॉक्स बढ़ाए हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जो है वो टोटल इनके बढ़ चुके हैं. QIP या किसी भी तरह से जो नंबर ऑफ शेयर वो बढ़े हैं, लेकिन शेयर जो है खरीदे गए हैं. नंबर ऑफ होल्डिंग देखेंगे तो उसमें घटाए गए. आईबुल हाउसिंग में बढ़ाई है. हाँ पक्का ढंग से पढ़ो. 1.08 से 1.28 पक्का रीचेक कर लूंगा अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं अनिल जी. तो नहीं बढ़ाई है. ओके वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने 260 रुपए के आसपास शायद पहला लॉट खरीदा था. उसके बाद हो सकता है नीचे के लेवल पर एवरेजिंग की हो. लगभग हमारी भी उसी लेवल के आसपास थी. तो वैसा है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा आपको. तो ये है आपके लिए कुछ एक स्टॉक से जहां बढ़ाई है हिस्सेदारी. आईबुल हाउसिंग, कैनरा बैंक, जुबिलेंट फार्म हुआ, लेकिन ज्यादातर उनके फेवरेट स्टॉक्स है उनमें घटाई है. टाइटन हो गया आपका, डेल्टा हो गया. डेल्टा 100% ही बचा है बस.
हाँ अनिल जी 100% ही बचा है। वो T18 तो कई आज के सालों बाद तक वो उन्होंने नहीं- रखने के बाद अब जाके बेचा है। राइट। जो 70 रुपए 75 रुपए हुआ होगा तब शायद। नंबर ऑफ शेयर्स डेल्टा में बहुत कम बचे हैं इनके पास अब तो। 30 लाख शेयर्स बचे मेरे ख्याल से। बस 30 लाख आज की ब्लॉक डील में वो भी चला जाएगा उनके लिए तब क्या? उनके हिसाब से। अच्छा मुझे लगा वरुण की ओके, तो ये है आपके लिए कहाँ बड़े इन्वेस्टर्स अभी फिलहाल एक्शन कर रहे हैं उस पर पूरा का पूरा आता हुआ। आइए 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आ रहे हैं। जय ठक्कर है तैयार, जय से लेते हैं 10 की कमाई का शेयर। जय बताइए। जी अनिल जी कैम्स पर मेरी बाय रिकमेंडेशन है। 2470 के करीब ट्रेड कर रहा है, 2470 के करीब। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 2275 का, तो नियरली अराउंड 200 रुपए का एक रिस्क होगा डाउन साइड। बट टारगेट ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं अनिल जी, इसका है 2831 का पहला टारगेट और 2980 का दूसरा टारगेट। 2830 2980 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे कैम्स। इसमें अनिल जी जो रिकवरी हमें देखने मिली, ये तो मैं कहूंगा कि आफ्टर वेरी गुड प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन, एक जो बाउंस हमें देखने मिला 2000 से लेकर 2650 तक का लेवल तक, वो क्लियर एक इंपल्सिव मूव है। उसके बाद एग्जैक्टली ये स्टॉक ने 61% रिट्रेस किया टेक्निकली अगर मैं देखूं, और एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो भी रहा है। यहाँ पे एक बेस पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इंडिकेटर्स इनफैक्ट काफी अच्छा एक बाय रिवर्सल दे रहे। वीकली चार्ट्स पर भी एक रिवर्सल यहाँ पे देखने मिल रहा है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट के अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा है यहाँ पे। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव भी अगर आप देखें सो नियरली अराउंड 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है यहाँ पे कैम्स पर। तो इसको खरीदने की सलाह मेरी इस लेवल्स पर 2470 के आसपास। तो ये है आपके लिए कैम्स में खरीदारी करने की राय आती हुई। आइए ऑटो स्टॉक्स मजबूती के साथ है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती है। इस स्पेस में एक्शन भरपूर है और ज्यादातर एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं। ऐसे में देश की दिग्गज ऑटो एंसिलरी कंपनी मदरसन ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। मदरसन ग्रुप के चेयरमैन विवेक चांद सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीधे दुबई से। और जैसा आप जानते हैं हर बार जब भी सहगल साहब से मुलाकात होती है किसी न किसी नई लोकेशन पर मिलते हैं। दुनिया भर में उनके बिजनेसेस हैं और दुनिया भर में उन्होंने कंपनी अक्वायर की है और उसके बाद इंटीग्रेट करके अपनी कंपनी को बड़ा बनाया। सहगल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुप्रभात। आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। वैसे तो दुनिया भर में सर महंगाई की बातें हो रही है, थोड़ी रिसेशन की बातें भी हो रही है, लेकिन हम यहाँ हिंदुस्तान में जब बातें करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि यहाँ तो इकोनॉमी ठीक है और स्पेशली आपका सेक्टर ऑटोमोबाइल डिमांड जबरदस्त है। तो पहले तो ये बताएं सर कि क्या वाकई में डिमांड ऑटोमोबाइल में बहुत स्ट्रांग है भारत में और भारत के बाद बाहर, दोनों तरह से बताएं सर। देखिए डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के अंदर में भी और अमेरिका के अंदर में बहुत ही सॉलिड है जी। पर कहीं कहीं कुछ और लोकल प्रॉब्लम्स हैं जहां पे थोड़ा सा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स उस कंट्रीज में है। पर डिमांड की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई की वजह से काफी चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस एक एक करके हम लोग टैकल कर रहे हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस इतनी है कि जो इम्प्रूवमेंट भी है वो दिखता नहीं है। मतलब लगता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा पर एक्चुअली काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सप्लाई में सर सबसे बड़ा चैलेंज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई का था, वहां पे क्या सिचुएशन है अब? क्या बैक टू नॉर्मल है या अभी थोड़ा और वक्त लगेगा? नहीं, मेरे हिसाब से काफी इम्प्रूवमेंट है पर अभी वक्त और लगेगा। एकदम नॉर्मल में काफी सारी नई तरकीबें लोगों ने निकाली है। कुछ पुराने प्लांट्स उन्होंने चालू किए, कुछ नए प्लांट्स के ऊपर में खूब इन्वेस्टमेंट हो रही है। और मेरे हिसाब से ये एक माय पर्सनल ओपिनियन से सितंबर अक्टूबर के अंदर में जाके मेरे को लगता है ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। पर नहीं हुआ तो फिर 3 महीने और मतलब इसके आसपास कहीं पे है। ओके, परफेक्ट है सर। एक और बड़ी समस्या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की है और लगभग वैसे तो आजकल लगभग सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये साथ में प्रॉब्लम हो रही है, इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ रही है। क्या आप भी ऐसी चुनौती देख रहे हैं? यदि हाँ तो कैसे निपट रहे हैं सर इसे? एकदम ठीक कहा आपने।
रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है। यूरोप के अंदर में पावर कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है, या इन्फ्लेशन जो आ गया है उसके अंदर में वर्कर्स की कॉस्ट जो है ये सब ऊपर जा रही। तो हम लोग इसको डेली टैकल कर रहे हैं। जहां पे भी कोई प्रेशर होता है तो हम सीधा कस्टमर के पास जा रहे हैं। और बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि कस्टमर जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, उसको समझ आ रही है कि क्या प्रॉब्लम है, और काफी हद तक वो इस व्यू के हैं कि दे विल कॉम्पनसेट। तो ये सब चैलेंजेस जो है, इसलिए मैंने पिछले क्वार्टर को कहा कि ये वर्क इन प्रोग्रेस क्वार्टर है, क्योंकि अगले 2 महीना 3 महीने के अंदर में जैसे भी हम कर सकेंगे, हम अपनी कॉस्ट को वापस अंडर कंट्रोल लाएंगे। जो इंक्रीमेंट चाहिए हमारे कस्टमर से वो हम ले रहे हैं वापस। तो वर्क इन प्रोग्रेस टाइम है, पर हाँ कस्टमर की तरफ से काफी हद तक उनकी हामी है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। सहगल साहब, वैसे तो आपने कहा भी कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन अब अमेरिका में ये पिछले 3-4 हफ्तों से बड़ी रिसेशन की बातें चल रही कि महंगाई को काबू में करने के लिए जो फेड एक्शन ले रहा है रिसेशन में आ सकता है। यूरोप में भी लगभग सारे देश पूरे ब्याज दरें तेजी से बढ़ा रहे हैं, सबकी महंगाई की समस्या है। तो क्या कोई रिसेशन का खतरा आपको दिखता है? यदि हाँ, तो आपकी कंपनी उसे निपटने के लिए किस तरह से तैयार है सर? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो है अमेरिका के अंदर तो मोबिलिटी है। आप उसकी वास्टनेस को जानते हैं, कितना बड़ा अमेरिका है, और उसके अंदर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो यूरोप के अंदर में है कि समझिए ट्रेन है या कोई बस है या कुछ है। अमेरिका के अंदर में पर्सनल मोबिलिटी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वो जितनी इन्फ्लेशन की वो होगी वो गाड़ी की डिमांड को कम करेगी। यूरोप के अंदर में भी इंटर EU के अंदर में घूमना फिरना ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि गाड़ी के ऊपर में ज्यादा कोई प्रेशर नहीं आएगा, पर हाँ कॉस्ट बढ़ेगी और लोग वैसे भी जो ऊपर के लेवल्स हैं गाड़ियों के उसके अंदर में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गाड़ियों की कंपनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे तो भी कोई इतना ज्यादा उस पर डिमांड पे इफेक्ट नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से यस चैलेंजिंग है, पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्लान है अगले 2 साल में? किस तरह की ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस में आप देखते हैं अपनी कंपनी में? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। पर आप देखिए आज की न्यूज जो वो है कि जर्मनी अपने कोल फायर्ड जो उसके पावर प्लांट से वो भी फिर से चालू करने की सोच रहा है। तो ये पावर के अंदर में भी काफी डिमांड आएगी और उसके ऊपर जो पावर कंपनी है उनके ऊपर में भी प्रेशर आएगा। एक तरफ ESG है और दूसरी तरफ पावर के अंदर कोल फायर्ड या फॉसिल फ्यूल की वो है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। बट मेरे हिसाब से इवेंचुअली जो डिमांड है वो तो इट विल रिक्वायर कि पावर की भी आए, तो जरूर वहां पे वो करेंगे। बट आई पर्सनली थिंक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चेंज ओवर करना इतना आसान नहीं है जितना ये कहते हैं, गवर्नमेंट्स कहती है। बट अगर उन्होंने कहा है तो शायद लोग जरूर कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। बट मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, बट स्लोली बढ़ेगी और चॉइस आपके पास होगा। आप पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, हाइब्रिड ले सकते हैं। तो हर चीज का कॉम्बिनेशन आपके पास होगा। तो वो कस्टमर जो है उसको उसकी ऐश है एकदम बढ़िया, उसके सब चॉइसेस है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। कस्टमर्स के लिए इस वक्त फायदे की बात है। सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ये मुश्किल भरा समय जल्दी खत्म होगा और ग्रोथ इसी तरह से मजबूती के साथ बनी रहेगी। बाजार भी स्टेबल है इस वक्त, हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए। आइए 10 की कमाई की एक पिक राकेश जी कुणाल जी से भी लेनी है, लेकिन उससे पहले बिगुल विश्वेश के लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी।
अनिल जी, आईटीसी पे खरीदारी करनी है, 264-65 की रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिलियंस है अगेंस्ट द मार्केट, और स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्मर भी रहा है ओवरऑल मार्केट को, इंडेक्स को सपोर्ट करेगा अगर कुछ दूसरे हैवी वेट में सेलिंग आती है। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 260 के आसपास अनिल जी, और जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लगता है 273 और 280 हम 2 से 3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए शायद अमंग हैवी वेट आईटीसी और एचयूएल आगे आए। बिल्कुल आगे आए, मतलब क्या आगे है। एचयूएल तो टॉप गेनर है, 3.5% पूरे एफएनओ का। नंबर 2 ब्रिटानिया, नंबर 4 पीडीलाइट, नंबर 5 गोदरेज कंज्यूमर्स, नंबर 6 यूबीएल, नंबर 8 जुबिलेंट फूड। 10 में से 6 कंजम्पशन वाले स्टॉक एफएमसीजी स्टॉक। तो आज सुबह भी जो हम बात कर रहे थे कि एफएमसीजी स्टॉक्स यहाँ पर बुलिश रही है, देखिए निफ्टी पर सपोर्ट देने के लिए एफएमसीजी हो, तो मैं सोच भी रहा था कि बस अब आईटीसी बचा है। इसमें जो अभी तक टॉप 10 में नहीं आया, और वही विश्वेश जी के रडार पे आ गया। तो आईटीसी भी चलने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा करेक्शन पूरा कर चुका है, 260 तक आया, 275-76 से अब वापस से मजबूती से आगे बढ़ने को तैयार है। तो आईटीसी है इस वक्त विश्वेश जी की पसंद। 10 की कमाई का स्टॉक बताएं कुणाल जी, राकेश जी। जी देखिए, अभी आपने कहा छठे नंबर पे है यूबीएल, जो कि एक एफएमसीजी स्टॉक है। तो अनिल जी, वही यूबीएल यूनाइटेड ब्रूवरीज हमारा 10 की कमाई में आज खरीदारी की राय है, लेकिन 10 की कमाई में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय नहीं देते हैं, मध्यम से लंबी अवधि के निवेश की राय देते हैं। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए एफएमसीजी यूबीएल में खरीदारी की राय है, और इसके प्रोडक्ट्स के बिना लोगों का काम नहीं चलता है। जबरदस्त चार्ट है और ये स्टॉक लगातार होल्ड आउट कर रहा है, तो इस पर हमारी खरीदारी की राय है। मौजूदा स्तरों पर गिरावट पर ओवर टू राकेश। अनिल जी देखिए, यूबीएल सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं बनाता है, नॉन अल्कोहलिक भी बनाता है। और नॉन अल्कोहलिक की जब बात कर रहा हूं अनिल जी, तो पानी और सोडा नहीं है। अभी ये रिसेंटली इन्होंने लाइम, जिंजर और इस तरीके की 100% नेचुरल, 30% लेस शुगर देन अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी अनिल जी लॉन्च करी है। तो यूबीएल में निवेश की राय है। 1660 पहला टारगेट है, 1800 फाइनल टारगेट है, यूबीएल में निवेश की राय है। बंसल जी ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ऑनेस्टली है बिल्कुल। कहा कुणाल जी भी कहा, बंसल जी और कुणाल जी दोनों को दिखाई। कभी कभी आपको नहीं लगता कुछ स्टॉक में जब रिकमेंडेशन आप दोनों को देनी हो, तो उसमें तो 100% कुणाल जी को बोल देना चाहिए। ओवर टू यू बंसल जी, आप ही बताइए सब कुछ। कुछ सेलेक्टिव नहीं ऐसा कोई स्टॉक? नहीं देखिए, ऐसे आइडियाज मत दीजिए इन्हें। फीलिंग तो अनिल जी मेरे ना कई एक मिनट जी, ये फीलिंग तो कई बार आती है जब चाय पीने भी जाते हैं, तो मन करता है कि बिल मेरे पास आए ना, कुणाल जी के पास ही जाए। तो अनिल जी ऐसी फीलिंग तो मेरे को रेगुलर आती रहती है, बट अनिल जी फीलिंग तो फीलिंग्स हैं, फुलफिल नहीं होती है। ओके, फीलिंग्स का फील होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलिए हमारा एक प्रस्ताव था, बाकी कुणाल जी आप दोनों जाने। चलिए विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। कुणाल जी अच्छा, धन्यवाद लेने से पहले बता दें आपको कि इस ब्रेक के बाद एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए आ रहा है, और बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के फाउंडर रामदेव अग्रवाल सर हमारे साथ आ चुके हैं, स्टूडियो में है इस वक्त, और उनके साथ हम ये एक आधा घंटे का खास शो करने जा रहे हैं। बाजार आर या पार जिन लेवल्स पर मार्केट है, आपको चाहिए बाजार के दिग्गजों से एक डायरेक्शन, दिशा और साथ ही मार्गदर्शन। तो उसके लिए रामदेव सर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। तो मैं और रामदेव सर इस ब्रेक के बाद भी आपके साथ होंगे, लेकिन तब तक कुणाल जी, राकेश जी, साथ ही सुमित जी आज आप थे शो में? बिल्कुल था अनिल जी, सुबह से बैठा हूँ 8:30 से। जबकि आ गई इतना बुरा शो तो नहीं किया हमने, शो तो ठीक ठाक ही था। चलिए कोई बात नहीं, आज सुमित जी थोड़े रेस्ट मोड में है। मेरे को लगा वो नेगेटिव से न्यूट्रल हुए, न्यूट्रल से पॉजिटिव होने में थोड़ा सा शायद सेकंड हाफ तक का टाइम ले। चलिए इंतजार रहेगा उसका। सुमित जी आपने काम नहीं किया, फिर भी आपका भी धन्यवाद। देखो धन्यवाद हमारे को देने की परंपरा है, दे ही रहे। जय ठक्कर, विश्वेश जी फुल फॉर्म में चल ही रहे, और साथ ही हिमांशु जी शुरू में थोड़ा काम किया, बाद में ये भी आराम के मूड में आ गए। पालिया साहब और जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। दोपहर में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीप को इजाजत दीजिए। मैं तो आपके साथ हुई, लेकिन इस शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। जय हिंद।